हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने कोशिका चैप्टर का पार्ट 1 देख लिया था। जिन बच्चों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है वो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 2 में हम लोगों को स्टार्ट करना था कोशिका भित्ति से। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोशिका भित्ति को। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होती है। पादप कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त एक झिल्ली बाहरी आवरण पाई जाएगी जिन्हें कोशिका भित्ति बोलेंगे। सारी चीज़ों को हम लोग नोट से डिस्कस करेंगे, हैंड रिटन नोट से। चलिए देखते हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, यानी ये मैम जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। कोशिका भित्ति की इंग्लिश होती है सेल वॉल। ये सेल वॉल जो है बच्चे वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होती है मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कई बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जो है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अब सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। यानी ये कठोरता, जो पेड़ कठोर होते हैं वो किन की वजह से होते हैं? तो सेलुलोज की वजह से होते हैं। कोशिका भित्ति पौधे, कवक, बैक्टीरिया की कोशिकाओं की अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फाटे बनाए रहते हैं। बोल रहा है कोशिका भित्ति जो होती है किन में पाई जाती है? पौधे में, कवक में और बैक्टीरिया में। कम फाटे मतलब कम स्पेस में। ठीक है, बहुत कम स्पेस में ये रहती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा केंद्रक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स में जो होता है वो केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हम लोग बोल रहे हैं जब किसी पादप कोशिका में पराशरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। जितनी भी आंतरिक पदार्थ है उनके साथ वो क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। इस घटना को जीव द्रव संकुचन कहते हैं। देखिए यहाँ पे जीव द्रव संकुचन किसको बोलते हैं? पादप कोशिका में जब पराशरण द्वारा पानी की हानि होगी और आंतरिक पदार्थ जो झिल्ली के साथ, कोशिका झिल्ली के सहित आंतरिक पदार्थ का संकुचन होगा तो उसको जीव द्रव संकुचन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है केंद्रक। चलिए देखते हैं केंद्रक। एनसीईआरटी में बार बार एक ही चीज़ को कह रही हूँ, एनसीईआरटी आप लोग थॉरली खुद ही रीड कर लेंगे क्योंकि 9th में बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी से डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है लाइन बाय लाइन। तो आप लोग लाइन बाय लाइन इसको खुद पढ़ेंगे। मैं यहाँ सिर्फ क्या करूँगी, टॉपिक बाय टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन जिन टॉपिक से बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं उन्हीं को मैं डिस्कस कर रही हूँ लाइन बाय लाइन। ठीक है, केंद्रक, सेंटर को केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, सेंटर को। केंद्रक का इंग्लिश होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। बोल रहा है कि कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर भिन्न रंगों में रंगे जाते हैं। जब इनका हम लोग स्लाइड बनाएंगे ना, किसका? सेल का, तो हम देखेंगे जब उसमें सेफ्रानीन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो सेफ्रानीन या कोई सा भी जो इंडिकेटर है हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो जो सबसे गहरा भाग जो होगा ना, सबसे अधिक गहरा रंग का जो प्रतीत होगा उसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे कोशिका का। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्रक के चारों ओर दोहरा परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। यही केंद्रक झिल्ली जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव केंद्रक के अंदर बाहर
जा पाता है। बोल रहा है इनमें जो छोटे छोटे पोर्स पाए जाएंगे ना, जिनके वजह से क्या होगा कि कोशिका द्रव में जो केंद्रक के अंदर बाहर जिन पदार्थों का आवागमन होता है, किनके द्वारा, इन छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा बोल रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलिए देखते हैं नोट्स के माध्यम से। अभी मैंने बताया कि केंद्रक के चारों ओर दोहरा परत का एक स्तर होता है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो क्या करते हैं, अंदर बाहर जाने देते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम होता है जो कोशिका विभाजन में छड़ा आकार दिखाई देता है। बच्चे क्रोमोसोम क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th में, जब हम लोग चैप्टर रिप्रोडक्शन यानी जनन को पढ़ेंगे। ठीक है, जब ये रिप्रोडक्शन चैप्टर हम लोग करेंगे ना, तो ये चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। क्रोमोसोम क्या होता है, ये इस तरह के आकार का होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है, जो कि क्या करता है, डीएनए का सिंथेसिस करता है। ठीक है, जिनमें क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र होते हैं जो कि आनुवांशिक गुणों को क्या करते हैं या सूचनाओं को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, यानी आपके माता पिता से आप में और आपसे आपके बच्चों में जो गुण जाता है, ये आनुवांशिक गुण किन में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम में। बोल रहा है वो माता पिता में अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है डीएनए के रूप में। क्रोमोसोम तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए किनके बने होते हैं, क्रोमोसोम तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। जितनी भी कोशिका का निर्माण होता है उसकी सूचना किस में होती है, डीएनए में होती है। यानी डीएनए क्या है बच्चे, गुणसूत्र है। ठीक है, गुणों का जितने भी गुण होंगे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी किनके पास होगी, डीएनए के पास। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका द्रव। द्रव का मतलब हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ के आए कि द्रव्य जो शब्द आया है वो द्रव से आया है। द्रव यानी लिक्विड, द्रव यानी लिक्विड। जो बच्चे चैप्टर 1 को नहीं देखे हैं वो जाके चैनल में प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उससे आप देखेंगे चैप्टर 1 को। केमिस्ट्री का चैप्टर 1, क्लास 9 का चैप्टर 1 हम लोग कर दिए हैं। और वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा, ताकि हम लोग मोटिवेट हों और अपने काम को और ज़्यादा ईमानदारी से करें। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका द्रव कोशिका केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य में पाया जाता है। मान लीजिए कि एक ये कोशिका है, ठीक है, ये उसका एक केंद्रक है, ये उसकी केंद्रक झिल्ली है। तो बोल रहा है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली, बाहरी झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये क्या है, इसका कोशिका झिल्ली है। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली है और बीच का भाग जो है वो आपका क्या है, केंद्रक है। ये क्या है, केंद्रक है। ठीक है, इन दोनों के मध्य में जो एक लिक्विड पाई जाएगी, इन दोनों के मध्य में ये जो सारी लिक्विड पाई जाएंगी उनको क्या बोलेंगे, जितने भी पाए जाने वाले द्रव है उनको कोशिका द्रव कहेंगे। कोशिका द्रव में बहुत सारे अंगक पाए जाते हैं। बच्चे जब हम लोग पढ़ें कि किसी भी कोशिका में मुख्य 3 अंगक, 3 चीज़ दिखाई देंगे, 3 अंगक होंगे। पहले होंगे कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। अब कोशिका द्रव में भी बहुत सारे कोशिका अंगक पाए जाते हैं। कौन कौन से, गोल्जी उपक्रम, लाइसोसोम, राइबोसोम, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। इन सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है। ये ल होगा बच्चे, तरल पदार्थ है। तरल मतलब तैरता हुआ पदार्थ है। अब देखेंगे कोशिका अंगक। अभी हमने बोला कि कोशिका द्रव में क्या होता है, बहुत सारे अंगक पाए जाते हैं। कोशिका अंगक यानी कोशिका में पाए जाने वाले उनके अंग को अंगक बोलेंगे। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहे। बड़ी तथा जटिल कोशिकाएं जिसमें बहुकोशिकीय जीव की कोशिकाएं भी शामिल होती है। बहुकोशिकीय जीव की भी सारी कोशिकाएं इसमें सम्मिलित होंगी। कोशिका में पाए जाने वाले छोटे छोटे झिल्ली युक्त संरचनाएं पाई जाती है जिसे कोशिका अंगक कहते हैं। बोल रहा है कोशिका में बहुत सारे छोटे छोटे झिल्ली युक्त
यानी झिल्ली मतलब बाहरी एक मेम्ब्रेन पाया जाएगा। जितने भी मान लीजिए कि ये क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो इसके बाहर भी क्या होगी कि एक जो है वो झिल्ली होगी, और वो सभी संरचनाओं को क्या बोलेंगे हम लोग, जो पाई जाएगी कोशिका अंगक बोलेंगे। चलिए सबसे पहले कोशिका अंगक में नंबर 1 हमारा जो है वो है अंतर्द्रव्य जलिका, जिसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ER बोलते हैं। अंतर्द्रव्य जलिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट की तरह एक बहुत बड़ा तंत्र है। अंतर्द्रव्य जलिका जो है वो क्या है, एक बहुत बड़ी तंत्र है। बोल रहा है ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैले की तरह दिखाई देती है। ये दिखाई कैसे देगी, लंबी नलिका की तरह, ये गोल भी हो सकती है और ये क्या हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है। अंतर्द्रव्य जलिका जो है बच्चे, संरचना इसकी क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है, यानी समरूप मतलब जो दिखने में एक जैसा हो। प्लाज्मा झिल्ली जिस तरह से दिखाई देती है उसी तरह से अंतर्द्रव्य जलिका भी दिखाई देगी। अंतर्द्रव्य जलिका 2 प्रकार की होती है, खुदरीय अंतर्द्रव्य जलिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका, ठीक है, खुदरी अंतर्द्रव्य जलिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका, जिसको ER और ER हम लोग बोले थे अंतर्द्रव्य जलिका को, इसको RER और इसको SER बोलेंगे हम लोग। क्यों इसको RER और SER बोलेंगे मैम, क्योंकि RER जो आया है रफ, ROUGH रफ, खुदरे का इंग्लिश होता है रफ और चिकनी का होता है सॉफ्ट या स्मूथ, ठीक है। और अंतर्द्रव्य जलिका का अंग्रेजी हम लोग जानते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यानी ER, तो यहीं से बना हुआ है RER और SER। इसको हम लोग बार बार RER और SER ही बोलेंगे। RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार क्या करता है, दूसरे कोशिका के दूसरे भागों में पहुंचाने का काम करता है, यानी RER जो है वो प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण कराता है। इसमें क्या पाया जाता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण जो है बच्चे वो इसी जगह पे होता है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि प्रोटीन का संश्लेषण किस जगह पे होता है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो RER पे होता है। क्यों RER पे होता है मैम, क्योंकि इस पे राइबोसोम क्या होता है, उपस्थित होता है, और राइबोसोम ही जो है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या करता है, फैक्टर एक प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं हम लोग SER के बारे में बच्चे, SER के बारे में। SER क्या है, तो वसा और लिपिड अणु बनाता है। वसा का इंग्लिश होता है और लिपिड का इंग्लिश लिपिड होता है, और वसा यानी होता है फैट, यानी फैट और लिपिड का संश्लेषण कौन करता है, बनाने का काम कौन करता है, SER करता है। अगर आपके बॉडी में SER ठीक से नहीं काम कर रहा है तो फैट एंड लिपिड नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पैकिंग का काम करता है। एक मिनट एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ये क्या है मैम, ये फ्लिपकार्ट का साइट है, कौन, ER अंतर्द्रव्य जलिका, और ये क्या करता है, अपना अपना 2 प्रोडक्ट बना के दे देता है। कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, तो 2 वेंडर है इसका, एक SER है एक RER है। RER जो प्रोटीन बनाता है और SER क्या है, वसा और लिपिड बनाता है। अब ये बनाता तो है लेकिन इसके पास पैकिंग करने का कोई सामान नहीं है, तो इसका पैकिंग कौन करता है, गोल्जी उपकरण करता है। गोल्जी उपकरण क्या करता है, पैकेजिंग का काम करता है इसको, और इसका सबसे पहले ये नाम पड़ा है कैमिलो गोल्जी के द्वारा, ठीक है, वर्णन किया गया था, इसीलिए इसका नाम गोल्जी उपकरण पड़ा है। बोल रहा है ये चपटी पुटिकाएँ होती है और एक के ऊपर एक क्या होती है, समांतर एक रूप से सजी होती है, जैसे ऐसे ऐसे एक के ऊपर क्या होगी, ये समांतर सजी हुई होगी, ठीक है। पैकिंग का काम करता है, ये दूसरे भाग तक क्या करता है, चीज़ों को लेके जाता है। चलिए देखते हैं NCERT से हम लोग। देखिए
ER में संश्लेषित, अभी मैंने कहा कि फ्लिपकार्ट का वो वेंडर है, उसके पास पैकिंग का सामान नहीं होता है, तो ये पैकेजिंग का काम करता है। ER जो है वो ER से संश्लेषित पदार्थ कौन कौन सा था, अभी हम लोग पढ़े कि प्रोटीन था, और क्या था, फैट था, और लिपिड था, ये 3 चीज़ था। इन तीनों का पैकेजिंग का काम कौन करता है, गोल्जी उपकरण करता है, और इन्हें कहाँ पहुँचाता है, कोशिका के बाहर अथवा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है, यानी ये पैकिंग करके भेजने का काम करता है। बोल रहा है इस कार्य में सम्मिलित पुटिकाओं में पदार्थ की संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना, ये क्या करता है, संचयन भी करता है, इसका रूपांतरण करता है, इसको बंद भी करता है। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनते हैं। बोल रहा है कि सामान्य शक्कर और जटिल शक्कर का क्या मतलब है बच्चे। सामान्य शक्कर हम लोग ग्लूकोज को बोलते हैं, ठीक है, और जटिल शक्कर किसको बोलते हैं, तो लैक्टोज को बोलते हैं। लैक्टोज जब टूटता है बच्चे तो क्या बनाता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनाता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनाता है। ये क्या है, सामान्य शक्कर है, और लैक्टोज जो है वो जटिल शक्कर है, ठीक है। इनका क्या करता है, कभी कभी ये सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर का भी बनाने का काम करता है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम भी बनाया जाता है। बोल रहे गोल्जी उपकरण ही क्या करता है, लाइसोसोम को भी बनाता है। देखते हैं अब लाइसोसोम किसको बोलते हैं, ठीक है। लाइसोसोम जो है वो संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में क्या पाया जाता है, पाचक एंजाइम पाया जाता है। हर बार पूछा जाने वाला VBI क्वेश्चन जो है वो लाइसोसोम है, क्योंकि कई बार सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि आत्मघाती थैली किस कोशिका अंगक को कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा लाइसोसोम। क्यों इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है, बोल रहा है लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ते हैं। कोशिका चय पाचय में ये क्या करते हैं, भाग लेते हैं, और जब कोशिका क्षतग्रसित या क्षतग्रसित हो जाती है तो ये लाइसोसोम जो होता है ये क्या करता है, लाइसोसोम का थैली जो होता है वो फट जाता है, और फटने से क्या होता है, क्षतग्रसित और मृत कोशिका जो है इसमें निकलने वाले एंजाइम के मदद से, पाचक एंजाइम की वजह से क्या करते हैं, ये पचा दिए जाते हैं और बॉडी से रिमूव्ड आउट कर दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कई बार आप लोगों ने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कई बार इसको ईंधन घर भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, चलिए देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहा जाता है, विद्युत घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरे झिल्ली से बनी होती है, यानी इसमें क्या होते हैं, 2 झिल्लियाँ पाई जाती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसमें 2 झिल्लियाँ पाई जाएगी, 1 झिल्ली 2 झिल्ली। बोल रहा है बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक विलित होती है। ये विलय ATP बनाने वाली रासायनिक पदार्थ हैं या रसायन है। ATP अब क्या होता है बच्चे, ATP आप जब तक बायोलॉजी पढ़ेंगे आपको ATP सुनने को मिलेगा। ये ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कई बार इसका पूछा जाता है क्या, फुल फॉर्म। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है हमारे शरीर में ऊर्जा जो है वो ATP के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है। जैसे आलू को हम लोग स्टोर करते हैं ना बोरे में बंद करके कोल्ड स्टोरेज में, वैसे ATP क्या होता है, हमारे बॉडी में जो एक्सेस एनर्जी होता है वो ATP के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है। और जब ये ATP जो है ना बच्चे, ATP जो है जब ब्रेक डाउन करता है, टूटता है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी IP प्लस AMP या ADP पहले बनाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी फॉस्फेट की मात्रा इसमें कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। ट्राइफॉस्फेट का मतलब इसमें फॉस्फेट की मात्रा कितनी होगी, 3 होगी। और अगर AMP लिखेंगे तो मैम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनो का मतलब 1, यानी इसमें फॉस्फेट की मात्रा कितनी होगी, 1 होगी।
बोल रहा है जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। माइटोकॉन्ड्रिया किस रूप में हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करती है? तो एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। बच्चे डीएनए और राइबोसोम होने का क्या फ़ायदा है? चलिए देखते हैं क्यों इसमें डीएनए राइबोसोम होता है और इसका क्या फ़ायदा देखते हैं। डीएनए इसका अपना, यानी मैम इसके गुणसूत्र क्या है? अपने। राइबोसोम यानी मैम राइबोसोम है तो क्या करेगा? प्रोटीन का संश्लेषण खुद करेगा, और प्रोटीन का संश्लेषण करेगा तो इसको किसी चीज़ का टेंशन ही नहीं है, क्योंकि क्या है, प्रोटीन इसको एनर्जी प्रोवाइड करते रहेगा। इसीलिए ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी जो है के रूप में ऊर्जा जो होती है वो संग्रहित होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्लास्टिड के ऊपर। प्लास्टिड जो है बच्चे वो पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाई जाती है। ठीक है, कई बार ये सवाल में बच्चे लोग जो होते हैं वो डाइवर्ट होते हैं कि दिया रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका है, सॉरी पादप अंगक है। ठीक है, तो उसमें होगा कि पादप में पाए जाने वाले कोशिका अंग कौन होंगे? प्लास्टिड होंगे। बोल रहा है ये क्या होते हैं? पादप कोशिका में स्थित होते हैं। प्लास्टिड के दो प्रकार होते हैं, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। आप लोग क्लोरोफिल से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। क्लोरोफिल जो है वो क्या है बच्चे? वर्णक है, हरित वर्णक है। इसके वजह से क्या होता है? लीफ का यानी पत्ते का कलर जो होता है वो क्या होता है? हरे रंग का होता है। ठीक है, पत्ते का कलर हरे रंग का किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। बोल रहा है अब बोल रहा है कि उसमें जो वर्णक पाए जाते हैं उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोफिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम पाया जाता है। डीएनए यानी गुणसूत्र में राइबोसोम जो क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण कराता है। रसधानियाँ भी जो है वो किसमें पाई जाएगी? पादप कोशिकाओं में होगी, जंतु में नहीं होगी। रसधानियाँ जो होती है वो ठोस होती हैं, तरल होती हैं। बोल रहा है ये क्या है? संग्रहक थैली है। संग्रहक मतलब स्टोर करता है चीज़ों को, स्टोर। संग्रहालय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको म्यूजियम बोलते हैं, जहाँ चीज़ों को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। जंतु कोशिका में रसधानियाँ जो होती है वो होती हैं लेकिन छोटे मात्रा में होती है। सॉरी, मैंने कहा कि थोड़ी देर पहले कि नहीं होती है लेकिन क्या होती है? पादप की अपेक्षा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधों की कोशिका के केंद्रक की रसधानियाँ 50 से 90% का आयतन लेती है। ये एमिनो अम्ल, शक्कर, विभिन्न कार्बोनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन को क्या करती है? अपने अंदर संग्रहित करती है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जितने अपशिष्ट पदार्थ हैं वो कहाँ चले जाते हैं? रसधानियों में चले जाते हैं। इस तरह से फूड वैक्यूल्स, रसधानियों को फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। वैक्यूल्स इसमें क्या होती है? आके संग्रहित होती है और इसको फिर क्या किया जाता है? बॉडी से रिमूव्ड आउट कर दिया जाता है मैम। ठीक है, बॉडी से रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कोशिका का विभाजन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चे। कोशिका का विभाजन क्यों जरूरी है? यानी सेल क्यों जो है वो क्या होंगे? विभाजित होंगे, यानी रिप्रोड्यूस करेंगे। रिप्रोडक्शन इन सेल, सेल में क्या क्यों रिप्रोडक्शन होना चाहिए? ठीक है, बोल रहा है जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती है, जिससे पुरानी मृत एवं क्षतग्रसित कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। बोल रहा है क्षतग्रसित और पुरानी जो मृत कोशिका है वो उसको क्या किया जाता है? रिमूव करने के लिए कुछ ना कुछ, पुराने को हटाने के लिए कुछ नया लाना पड़ता है। और स्तनधारियों और जीवधारियों में वृद्धि के लिए क्या होता है? नई कोशिका का निर्माण जिस विधि द्वारा होता है उसको प्रजनन बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? युग्मक बनता है। तो ये रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों एसेंशियल है? तो लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। बोल रहा है नई कोशिका को बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं, यानी पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन बोलते हैं, यानी सेल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है बच्चे। कौन कौन सा? सूत्री और अर्धसूत्री। कितने प्रकार का होता है? सूत्री और अर्धसूत्री। देखिए यहाँ पे सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री। ठीक है,
इसको हम लोग अभी एनसीईआरटी से देखेंगे कि सूत्री और अर्धसूत्री किसको बोलते हैं। बोल रहा है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे सूत्री विभाजन कहता है। बोल रहा है कि वैसी विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु क्या होती हैं, विभाजित होती हैं, उनको सूत्री विभाजन बोलते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सूत्री और अर्धसूत्री। सूत्री विभाजन में क्या होगा बच्चे, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, 46 क्रोमोजोम या 23 पेयर क्रोमोजोम यानी जोड़ा पाया जाता है। किसका, क्रोमोजोम का। अभी हम लोग पढ़े थे कि क्रोमोजोम क्या होता है, तो क्रोमोजोम में क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जाने के लिए गुणसूत्र इसमें होते हैं, जो जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि 46 क्रोमोजोम है, यहाँ पे 46 है, ठीक है, पेरेंट्स में। सूत्री विभाजन में क्या होगा कि ये दो बराबर हिस्से में टूटेगा और ये क्या करेगा 23 और ये क्या करेगा 23 संतति में जाएगी, यही है सूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है बच्चे, नई कोशिकाओं में मातृ कोशिका की तुलना में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना हो जाता है। ये तो हो गया किसका, अर्धसूत्री का। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। सॉरी बच्चे, ये जो है वो अर्धसूत्री का है, ये एग्जाम्पल अर्धसूत्री का है, जिसमें क्या होता है आधा हो जाता है, यानी अर्धसूत्री का ही मतलब है हाफ। ठीक है, हाफ। ये अर्धसूत्री का एग्जाम्पल है कि 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, 23 और 23 क्या हो जाता है, ये हाफ हो जाता है। और सूत्री विभाजन में क्या होता है कि अगर ये 46 है तो इसमें भी क्या होगा 46 आएगा और इसमें भी क्या आएगा 46 आएगा, यानी पेरेंट्स से, जो माता पिता हैं, अगर ये पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स से उनके जो चाइल्ड होंगे, प्रोजिनी होंगे, उनमें जो क्रोमोजोम का नंबर होगा, ठीक है, क्रोमोजोम का जो नंबर होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम अर्धसूत्री विभाजन है। ये हम लोगों का क्या है, चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया। आपको किसी तरह का भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करेंगे। इनमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आंसर हैं वो जो मैंने नोट से आपको कवर अप किया है इस चैप्टर को, उसी नोट से ही लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो आप लोग इसको करेंगे, जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वीडियो जो आएगा वो इसी का नेक्स्ट पार्ट आएगा, चैप्टर 6, जिसको हम लोग उत्तक बोलते हैं, टिश्यूज़। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ेंगे, जहाँ दिक्कत होगी कमेंट करेंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को। थैंक यू सो मच।